नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 14 मार्च 2021 के प्रथम पारी में पूछे गए 40 में से 39 एग्जैक्ट टू जीके के सवाल, सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट्स ही देखने वाले हैं। तो आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने से अपने पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जोड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ या फिर सीबीटी फर्स्ट में एनटीपीसी का अच्छा स्कोर हो रहा है, तो अभी से एक तो आप सीबीटी सेकंड का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस है या फिर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, जैसे कि अभी जो आपके यूपी पुलिस है, राजस्थान पुलिस, एसआई है, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो 1 वर्ष की वैलिडिटी में। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है इन सभी मॉक टेस्ट में, जैसे कि एनटीपीसी के 175 है, सीबीटी 2 के 91 मॉक टेस्ट है, ग्रुप डी के 189 मॉक टेस्ट है, एसएससी के सारे एग्जाम जैसे कि सीएचएसएल के 280 मॉक टेस्ट हैं। बात करूँ यूपी पुलिस एसआई की तो इनके भी सारे मॉक टेस्ट हैं, राजस्थान पुलिस एसआई के। तो एक ही पास के अंतर्गत किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से एनरोल कर दीजिएगा और टीटीजी के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने इस सेट का जो पहला सवाल है, देखिएगा, लेह मनाली राजमार्ग का डिजाइन, निर्माण और रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लेह मनाली जो राजमार्ग है उसका डिजाइन, निर्माण और रख रखाव है वो सीमा सड़क संगठन जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा किया जाता है। ये भारतीय सेना का जो बीआरओ है। और लेह लद्दाख मनाली को जोड़ने वाला ये लेह मनाली राजमार्ग है, जिसकी लंबाई है 428 किलोमीटर। ये राजमार्ग मनाली सोलांग घाटी को, जो हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटियों, साथ ही साथ लद्दाख में जांस्कर घाटी को कनेक्ट करता है। अगला सवाल देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 की जो सेंसस जनगणना है उसके अकॉर्डिंग भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इससे पहले 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो था 324 था। और आपको पूछा है 2011 का 382 हो जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिकतम है और कौन से का सबसे कम है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में। उसके बाद वेस्ट बंगाल का है, फिर केरला का है। और इनमें ये तो राज्यों का हो गया, बाकी सबसे ज़्यादा है वो दिल्ली का है, जिसका जनसंख्या घनत्व 2011 के अकॉर्डिंग 11,320 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व काफ़ी बार पूछा जाता है, अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल देखिएगा, एक और पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे अधिक जो पॉपुलेशन जनसंख्या वो उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद महाराष्ट्र की, फिर बिहार की, फिर पश्चिम बंगाल की है। सबसे कम राज्य के केस में सिक्किम हो जाएगा, बाकी ओवरऑल में लक्षद्वीप है। नेक्स्ट में देखिएगा, भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई है? जनगणना से 4 सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत है वो लॉर्ड मेयो के काल में बहुत बार पूछा जाता है। किसके काल में? तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। और बात करूँ एक और जो सवाल पूछे गए आपके इसी एग्जाम में कि भारत में सबसे पहले समकालीन जनगणना की शुरुआत कब हुई है? तो जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई है भारत में समकालीन जनगणना वो हुई है 1881 को। किनके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित है? ऑप्शन में आपके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो मुंबई है 2004 में। तो ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का रेलवे स्टेशन सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त जो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया है ये दोनों सम्मिलित है। छत्रपति माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया में 3 रेलवे स्टेशन आते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाएंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। 3 कौन से? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल में, नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु और कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया, गांधी जी को चंपारण के लिए कहाँ से बुलाया था? मतलब जो गांधी जी को चंपारण आने के लिए इनवाइट किया था राजकुमार शुक्ल ने, वो कहाँ पर किया था? तो ये लखनऊ में आयोजित कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में, तो लखनऊ में इनवाइट किया था। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है एनटीपीसी में, गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए किन्होंने इन्वाइट किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। इनके साथ थे संत राउत, इन दोनों ने गांधी जी को चंपारण जाने के लिए राजी किया था। और फिर गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे और कहाँ पर रुके? वकीलों की टीम के साथ वो अमोलवा गांव, संत राउत हैं वो आए थे, इन्हीं के घर पर ये ठहरे थे। और फिर चंपारण सत्याग्रह है वो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश जो राज हैं उनके
काल में जब किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, तो उनके विरोध में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में ये सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल जो डे ऑफ योगा है वो 21 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कब? 21 जून को। सबसे पहले कब? तो पहली बार ये दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया है, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में ये पहल की थी, और फाइनली यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून 2015 को ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। और थीम की बात करूँ, 2020 में जो योगा दिवस है 21 जून को मनाया गया, उसकी थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। थीम इससे पहले 2019 का जो 5वां इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, उसकी थीम थी योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है स्कूल में प्रेजेंटेशन के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि अटेंडेंस था, तो अटेंडेंस के लिए MS एक्सेल हो जाएगा। जो भी था आपको इनमें से करेक्ट करना था। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो गई, ये किस आर्टिकल में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत, इसमें भी 343(2) वर्ग करके भी था, तो ये सही हो जाएगा। 343(1) जो अनुच्छेद है उसमें बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अब हिंदी भाषा के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हैं कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि है उसमें लिखी गई जो हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया है। कब किया है? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ये हिंदी को आधिकारिक भाषा के तौर पर संविधान सभा ने स्वीकार किया था। और बात करूं 1963 में राजभाषा कानून पारित किया गया था, जिसने 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को खत्म कर दिया था। विश्व हिंदी दिवस अलग डेट को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस अलग मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को, वर्ल्ड हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो 10 से 12 जनवरी 1975 में नागपुर में हुआ था। इसलिए 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे है वो मनाया जाता है। सम्मेलन की बात आई तो आपको पता होना चाहिए 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 2018 में मॉरिशस में आयोजित किया गया था। 2021 में वर्ल्ड जो हिंदी कॉन्फ्रेंस है वो फिजी में। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है सरकार के द्वारा रात को आवासीय क्षेत्रों में कितने डेसिबल तक की ध्वनि या फिर जो नॉइज है वो परमिसेबल है? तो सरकार के द्वारा रात को जो आवासीय रेजिडेंटल एरियाज हैं वहाँ पर रात्रि के टाइम कितने डेसिबल की ध्वनि है वो परमिसेबल है? तो 45 डेसिबल है वो जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ पर रात्रि के समय अनुमति है, और दिन के समय यही जो रेजिडेंटल आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल की ध्वनि है वो अनुमति है। बाकी बात करूँ अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में ये लिमिट अलग है, तो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जो अनुमेय ध्वनि की लिमिट है दिन में है 75 डेसिबल, रात्रि को है 70 डेसिबल, ये आपको पता होना चाहिए। कमर्शियल व्यावसायिक क्षेत्र है वहाँ पर 65 डेसिबल है नाइट को, दिन को है 55 ये है दिन को 65 डेसिबल और नाइट को कम हो गई तो ये 55 डेसिबल है नाइट को, दिन को है 65 डेसिबल कमर्शियल एरियाज में। इसी प्रकार एक साइलेंट जोन भी होता है। साइलेंट जोन कौन सा होता है? जहाँ पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोर्ट है उनके पास का जो 100 मीटर का एरिया है वहाँ पर अलग लिमिट है। तो 50 डेसिबल है वो दिन के टाइम है वहाँ पर, और 40 डेसिबल है वो नाइट के टाइम हो जाएगी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 45 डेसिबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय एवं मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित बताया है। तो ये जो रात को लिमिट आवासीय कॉलोनियों में है वो 45 डेसिबल है, दिन को 55 डेसिबल। अगला सवाल देखिएगा, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, रोलेट एक्ट एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का सही कालक्रम है। प्रत्येक सेट में इस टाइप से एक सवाल आ रहा है। इनमें से पहले कौन सा, बाद में कौन सी घटना हुई है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून की अवज्ञा के साथ में। फिर रोलेट एक्ट है ये 1919 को, 21 मार्च 1921 से प्रभावी है। दांडी मार्च है ये 1930 को हो जाएगी दांडी मार्च। और यहाँ पर स्टूडेंट बता रहे हैं कि ये भी था भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये लास्ट में 1942 हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का ऑफिस कहाँ पर है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का ऑफिस है वो मुंबई में हो जाएगा। सेंट्रल ऑफिस बिल्डिंग है शहीद भगत सिंह रोड मुंबई में, हेडक्वार्टर जो है वहीं पर ऑफिस है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर है, प्रथम थे O स्मिथ। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उस पर वो किस पर आधारित है? तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसमें वैक्यूम
ट्यूब का प्रयोग किया गया है। 1945 से लेकर 1959 तक ये काल है प्रथम पीढ़ी का। फिर 59 से 65 तक सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड में आईसी का और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का। अगला सवाल देखिएगा, लाल कुर्ता आंदोलन है जो रेड शर्ट आंदोलन वाला, ये किसके, इनके जनक कौन है इस आंदोलन के? तो लाल कुर्ता आंदोलन के जनक है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। 2021 में किसे पद्म विभूषण नहीं दिया गया है? तो 2021 में किसे पद्म विभूषण नहीं था, यहाँ पर पद्म भूषण था। तो ये कुछ ऑप्शन थे, सुमित्रा महाजन, एसपी बाल सुब्रमण्यम, केशुभाई पटेल, रामविलास पासवान। इसमें से ये एसपी बाला सुब्रमण्यम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनको मिला है पद्म विभूषण। पूछा था किसको पद्म भूषण नहीं दिया गया है, तो इनको पद्म भूषण ना मिलकर पद्म विभूषण मिला है। पद्म भूषण 2021 में ये 3 ऑप्शन थे, इनको तो मिला ही है। साथ ही साथ चंद्रशेखर कंबारा है, नरपेंद्र मिश्र हैं, रामविलास पासवान जो ऑप्शन में था, केशुभाई पटेल हैं और कृष्णन नायर हो जाएंगे, तरुण गोगोई हैं, सुमित्रा महाजन है और तरलोचन सिंह, कल्बे सादिक, रजनीकांत, देवदास श्रॉफ हैं। इन सभी को दिया गया है पद्म भूषण 2021 है, जो प्रत्येक सेट में पूछा जा रहा है भूषण विभूषण 21 से। अगला सवाल देखिएगा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में किस में मृत कोशिका की खोज की थी? तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो मृत कोशिका की खोज की थी वो किस में की थी? कॉक में की थी। बोतल के कॉक के पतले टुकड़ों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा और उन्हें हजारों छोटे छोटे छिद्र नजर आए, जिसको उन्होंने कोशिका कहा था, तो ये कॉक हो जाएगा। ये तो थी मृत कोशिका की खोज। आपको पूछ रहे हैं सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी 1674 में। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर पूछा गया भारत कब संघाई सहयोग संगठन जो SCO है उसका सदस्य देश कब बना है इंडिया? तो भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ बने थे। 2017 में इस संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया था। SCO की स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में हुई है। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं SCO की वो है रूसी और चाइनीज। सदस्य देश कितने SCO के? 8 सदस्य देश हैं, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। SCO से एक और सवाल पूछे गए हैं कि संघाई सहयोग संगठन का 2019 में कौन सा समिट कहाँ पर हुआ है? ये तो 2019 में जो शंघाई सहयोग संगठन का समिट हुआ है वो 19वां समिट है, SCO का शिखर सम्मेलन है। 2019 में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ है। 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है। 2021 में तजाकिस्तान में होने वाला है ये। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है अनुच्छेद 170 के तहत राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती हैं? तो आर्टिकल 170 के तहत वर्णित है राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा में है वो 500 से अधिक सीट नहीं हो सकती है, तो अधिकतम विधानसभा में 500 सीट हो सकती है। पूछ ले न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो 60 से अन्यून सदस्यों से बनेगी, 60 से न्यूनतम नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 171 क्या कहता है? ये तो 70 का हो गया, इसमें भी कुछ सीटों के बारे में बताया गया। तो ये विधान परिषद का है। आर्टिकल 171 के तहत विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो विधान परिषद में जो राज्यों में विधान परिषद होती है उनमें जो सीटों की संख्या है वो विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। साथ ही साथ इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है, 40 से अधिक और 1/3 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार आर्टिकल 81 में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित है। एंग्लो इंडियन है वो आर्टिकल 331 के तहत, ये 2 एंग्लो इंडियन। अगला सवाल देखिएगा, 2021 में कितने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया है? तो 2021 में ये 32 बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया है और बाल शक्ति पुरस्कार 2020 में 49 बहादुर बच्चों को दिया गया था। 2019 में ये 26 बच्चों को दिया गया था। प्रथम बार बाल शक्ति अवार्ड है ये 1996 में दिया जाना स्टार्ट हुआ है। ये अवार्ड 18 वर्ष से कम उम्र में जो असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चे हैं उनको दिया जाने वाला एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा 18 वर्ष से कम उम्र के लिए। इस पुरस्कार की शुरुआत है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा ये दरबार हॉल राष्ट्रपति भवन में प्रतिवर्ष अवार्ड दिया जाता है। निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली। इनमें से मनमोहन सिंह अभी तक कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं, तो ये थे राज्यसभा के सदस्य असम से। अगला सवाल देखिएगा, जलियांवाला बाग
हत्याकांड किसके विरोध का परिणाम है? जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो वहाँ पर सभा हो रही थी वो रोलेट एक्ट के विरोध में, तो रोलेट एक्ट हो जाएगा। रोलेट एक्ट के विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जो बैसाखी का दिन था उसी दिन जो सभा हो रही थी जहाँ पर जनरल डायर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। कौन सी नदी दादर एवं नगर हवेली में प्रवाहित होती है? तो दादर और नगर हवेली से जाने वाली जो नदी है, ऑप्शन इस टाइप से था, ये हो जाएगी दमन गंगा। करेक्ट है, दमन गंगा को अन्य नाम वाहग रिवर भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया कौन से पौधे का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है? जहाँ पर उदाहरण दिए गए थे थेलोफाइटा के। इसमें एक उदाहरण ये कारा का था, तो कारा है ये करेक्ट हो जाएगा जो थेलोफाइटा का उदाहरण है। और थेलोफाइटा के जो भी पादप हैं उसमें जड़, तना, पत्तियों के रूप में वो विभेदित नहीं होते हैं, तो कारा करेक्ट करना था। अन्य में आपके स्पाइरोगायरा है, यूल्थ्रोक्स है, ये सभी जो पादप का शरीर है जड़, तना, पत्तियों में विभेदित नहीं होता, तो थेलोफाइटा के जितने भी ये उदाहरण हैं। थेलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल और लाइकेन आते हैं। ब्रायोफाइटा के पौधे का शरीर है वो तने की तरह जड़ जैसी और पत्ती जैसी संरचना दिखाता है। टेरिडोफाइटा का पौधा शरीर का जड़, तना, पत्तियों में विभेदित होता है। अब इनका मैं उदाहरण की बात करूं तो ब्रायोफाइटा में आपकी मॉस है, फ्यूनेरिया है, मार्केशिया है। टेरिडोफाइटा में फर्न, मार्सिलिया, हॉस्टेल ये आते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर तुगलक नाटक के रचनाकार कौन है? तो तुगलक की जो नाटक है उसके रचनाकार हैं ग्रीस कर्नाड हो जाएगा। ये एक कन्नड़ लैंग्वेज का नाटक है, 1964 में प्ले किया गया था। प्रारंभ में पदार्थ की कुल कितनी अवस्था है? तो प्रारंभ में पदार्थ की जो अवस्था है वो 3 है, ठोस, द्रव, गैस है। अभी 4 प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस के साथ प्लाज्मा। एक यहाँ पर मैन मेड है, टोटल 5 हो जाती है। अभी के केस में बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट भी है। नेक्स्ट में देखिएगा महाभारत का संस्कृत में लेखन किसने किया है? तो महाभारत का लेखक है वेदव्यास हो जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया, उसका क्या नाम रखा गया है? महाभारत का फारसी अनुवाद है मौलाना अब्दुल कादिरी बदायूनी ने किया था, जिसका नाम रखा गया था रज़्मनामा। पूछ ले महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले भारतीय वो थे किसानी मोहन गांगुली। बात करूं अष्टाध्यायी की तो इनके लेखक है पाणिनि, रामायण के हैं वाल्मीकि। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अमोनिया में द्रव्यमान के अनुसार नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है? अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 14 है, हाइड्रोजन का है वो 1 है। 3 टोटल हाइड्रोजन के परमाणु है तो 3 हो जाएगा, 14 रेशियो 3 करेक्ट है। नेक्स्ट में देखिएगा, बंगाल में इंडस वैली से सोनार वैली को जोड़ने वाली रॉयल जो शाही रोड है उसका निर्माण किसने करवाया था? इंडस वैली से सोनार वैली को जोड़ने वाली जो रॉयल सड़क है, रोड है, उसका निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था। इस सड़क को ब्रिटिश काल के दौरान ग्रैंड ट्रंक GT सड़क का नाम दिया गया था। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर पूछा गया है साइरस रिएक्टर भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था? साइरस रिएक्टर है वो सेकेंड भारत का रिएक्टर था जिसको स्थापित किया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रॉम्बे, मुंबई में। साइरस की फुल फॉर्म क्या है? C यानी कनाडा, I यानी इंडिया, रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस हो जाएगी। और प्रथम भारत का जो रिएक्टर कौन सा है वो है अप्सरा। नेक्स्ट में देखिएगा, यहाँ पर कौन सा रक्त के WBC का भाग नहीं है? WBC के प्रमुख 5 भाग की बात करूँ व्हाइट ब्लड सेल्स की तो ये सभी जो न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट हैं, एजिनोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं और बेसोफिल्स, ये WBC के पार्ट हैं। इसके अतिरिक्त जो भी था करेक्ट करना था जो WBC के नहीं हैं। WBC का अन्य नाम है वो ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। RBC का अन्य नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। देखिएगा अगला सवाल, यहाँ पर भारत का पहला सैन्य अवज्ञा आंदोलन किसे माना जाता है? कौन सा आंदोलन है जो भारत का प्रथम सैन्य अवज्ञा आंदोलन है? ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में है। राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये हेडक्वार्टर पूछा है इंदौर MP में हो जाएगा। स्थापना इसकी उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा 1984 में की गई है। ये है एटॉमिक एनर्जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की ही एक यूनिट हो जाएगी। बात करूँ मैं इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी 1971 में ये स्थापित हुआ था। और फिर यहाँ पर आपको VECC वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर है, ये कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। बात करूँ यहाँ पर मैं एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टिव एंड एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च यानी AMD का हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना में 1948-49 में स्थापित हुआ, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाला इसमें सबसे ओल्डेस्ट यूनिट है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का सबसे ओल्डेस्ट है ये एटॉमिक मिनरल्स
डायरेक्टिव एंड एक्सप्लोरेशन रिसर्च जो हैदराबाद तेलंगाना में है। भाभा वाला ये आपको पता ही होगा, ट्रॉम्बे मुंबई में। अगला सवाल देखिएगा, किस नाभिकीय अनुसंधान केंद्र को R&D इंस्टीट्यूट की जननी कहा जाता है? तो कौन सा नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट है उनकी जननी मदर्स कहा जाता है? तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क है, इसी को ही R&D इंस्टीट्यूट की जननी बोला जाता है, जिसका हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे मुंबई में 1954 में ये स्थापित हुआ है। R&D में कौन से आ जाते हैं? IGCAR है, RRCAT, VCC, ये सभी R&D इंस्टीट्यूट हैं। सबसे अधिक सड़क घनत्व किस राज्य का है? तो सर्वाधिक सड़क घनत्व है ये केरला का है। सड़क घनत्व का मतलब प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में उपलब्ध सड़क की लंबाई को, केरला की यहाँ पर 500 के आसपास है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सड़क की टोटल लंबाई। फिर देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा का नियमित अधिवेशन प्रतिवर्ष किस महीने में होता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो नियमित अधिवेशन है वो प्रतिवर्ष सितंबर मंथ में होता है। कब होता है? सितंबर मंथ के 3rd ट्यूसडे में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि भू स्थिर कक्षा का था कि टोटल कितनी डिस्टेंस पर है पृथ्वी से, या फिर संचार उपग्रह की ऊंचाई कितनी है। जो भी था मैं आपको बता देता हूं, इन्हीं में से पूछा गया। एक तो GPS की बात करें, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि पृथ्वी की जो उपग्रह है ये पृथ्वी की कक्षा से GPS उपग्रह लगभग 20,200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रहता है। और बात करूं यहाँ पर भू स्थिर कक्षा की या फिर जो संचार जो उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? सिविल एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। तो ये 35,786 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है भू स्थिर कक्षा। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर, अंतिम सवाल, कोशिका झिल्ली के द्वारा जब कोशिका से दरों को बाहर निकाला जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि पानी की कमी होने पर कोशिका का विभाजन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एग्जैक्ट क्या सवाल था, इसका आंसर पता है वो भी आप बता सकते हो। एक सवाल नहीं मिला है, मिस सवाल कौन सा है वो भी कमेंट कर देना, जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम हुआ था। और टोटल इनमें से आपके कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं 38 क्वेश्चन में से, कमेंट जरूर छोड़ देना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।